टॉपिक दीजिएगा ह्यूमन ब्लड। ये अगर सही से पढ़ लिए तो बहुत क्वेश्चन आपको इसी तरह से बन जाएगा। मानव रक्त, मानव रक्त। अब आप लोग ध्यान से चैप्टर, नया पेज, नया कॉपी निकालिए, ह्यूमन ब्लड चैप्टर दीजिए। अब यहां से सबको समझ में आना चाहिए एक एक पार्ट, क्योंकि आप अपने खून के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं आपके बॉडी में जो बह रहा है 24 घंटा जन्मों जन्म तक, उसी के बारे में पढ़ना है कि ब्लड बहता तो कैसे है, इसमें है तो है क्या, अगर इसमें कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा फिर भी बीमारी। इसीलिए ब्लड को डोनेट करना भी अच्छी बात है। और कितना डोनेट करना है, कितना नहीं करना है, कि सबको डोनेट कर देगा, जिसके पास ब्लड है वो भी डोनेट कर देगा, नहीं तो दिक्कत है। तो यहाँ से आपका बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, जितना पढ़ाए हैं उसको रिवीजन कीजिएगा और लिखिएगा ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। चैप्टर का नाम दे दीजिएगा ह्यूमन ब्लड। बाकी जितना पढ़ाया जाएगा एक दिन टेस्ट ले लेंगे, हाँ किसी दिन लेंगे, अभी तो पढ़ लो, अभी तो कुछ दिन पढ़ लो, 15-20 दिन पढ़ाई कर लो, कुछ चैप्टर हो जाए, कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब ना। हाँ क्या 3-4 चैप्टर कंप्लीट कहाँ से हुआ? एगो सेल पढ़ाए हैं और एगो इधर 2 चैप्टर पढ़ाए। हाँ तो हाँ पूरा हो गया, ठीक है। चलो मैं क्या जिसका हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तो आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। सेल का ही ये चैप्टर बहुत लंबा है, 10 दिन से ज़्यादा ही चला इन लोग का, ठीक है। अब बताइए 10 दिन से ज़्यादा, तो रिकैप कितना दिन में करें बताइए आप ही लोग। अगर बोलेंगे फिर सेल स्टार्ट कर रहे हैं, जितना लोग पढ़े गायब हो जाइएगा, इस पढ़ल के चीज़ पढ़ रहे हैं। हाँ लास्ट में बिल्कुल, ठीक है। लिखिएगा मानव ब्लड। ये मानव ब्लड है क्या, हम ध्यान से पढ़िएगा, किसी को डाउट होगा पूछिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑल क्वेश्चन अवेलेबल है, समझे, कुछ भी पूछा जा सकता है जो क्वेश्चन वैलिड है, ठीक है। और यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ इसीलिए दे दिए क्या, ह्यूमन ब्लड, सिर्फ मानव के रक्त वाले, यहाँ कुत्ता के ब्लड, बिल्ली के ब्लड, ये सब की नहीं जानकारी, लेकिन किसके बारे में, मानव ब्लड। और क्वेश्चन भी आता है किसके बारे में, मानव ब्लड के बारे में, यानी मानव रक्त। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि ब्लड, ब्लड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, तो रक्त के बारे में अध्ययन करना हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या, हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी क्या होता है, हिमेटोलॉजी ब्लड के बारे में, हिमेटोलॉजी टू स्टडी अबाउट ब्लड, यानी रक्त के बारे में अध्ययन करना, रक्त के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी सबसे पहला पॉइंट तो लिखिएगा, ठीक है। कितने लोग इंग्लिश में लिखने के लिए है कि सिर्फ हमको इंग्लिश लिखना है, 1-2 और कोई नहीं, बाकी सब हिंदी लिखिएगा। तो हिंदी में हम बोल देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा रक्त के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, रक्त के बारे में अध्ययन करना हिमेटोलॉजी कहलाता है। टू स्टडी अबाउट ब्लड, टू स्टडी अबाउट ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ब्लड के बारे में यानी रक्त के बारे में अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी कहलाएगा। अब यहां से समझिएगा, ब्लड में हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ब्लड में क्या क्या रहता है, इस सब चीज़ों को जानेंगे। पहले बेसिक चीज़ जान जाते हैं, तब इसको आपको एकदम आगे तक लेके जाएंगे। पहले छोटे छोटे चीज़ जानिए। ब्लड के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी। अब ये समझिए कि ब्लड क्या है, रक्त क्या है, रक्त एक सेल है कि रक्त एक ऊतक है कि रक्त एक अंग है कि रक्त एक ऑर्गन सिस्टम, क्या है। अब रक्त है क्या, ब्लड है क्या,
ब्लड। क्वेश्चन आ जाएगा रक्त क्या है, ऑप्शन में रहेगा कोशिका, ऊतक, अंग, इनमें से सब कि कोई ना। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग सेल है। क्या है? कनेक्टिंग सेल, जिसे हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। क्या बोलेंगे? संयोजी ऊतक। तो ब्लड एक ऊतक है। क्या है? ऊतक है। कैसा ऊतक? संयोजी ऊतक। संयोजी क्यों कहें? क्योंकि इसमें बहुत सेल जो है कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे ब्लड में क्या है? आरबीसी एक क्या है? कोशिका है। डब्ल्यूबीसी क्या है? कोशिका है। तो ये एक दूसरे को क्या जोड़ने का काम करता है, और इसीलिए रक्त क्या है? ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। लिखिएगा, रक्त एक संयोजी ऊतक है। Blood is connective tissue, कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी, कनेक्टिव को बोलते हैं संयोजी ऊतक। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। आगे जाके समझिए, क्या ब्लड ऑर्गेन है? यस या नो? ऑर्गेन का फॉर्मेशन होगा ब्लड है? ब्लड का देखिए, समझिएगा, ब्लड का निर्माण आप आगे चल के पढ़िएगा कि रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो कहने का अर्थ हुआ आपका जहां बड़ा बड़ा बोन्स, बोन्स मतलब क्या? ये फिंगर, ये भी बोन्स है, लेकिन ये छोटा छोटा, इसमें ब्लड का निर्माण नहीं होता। जहां बड़ा बड़ा बोन हो, जैसे ये वाला बोन क्या है? बड़ा है। ये बोन क्या है? बड़ा है। थाई बोन क्या है? बड़ा है। बैक बोन क्या हो गया है? वो बड़ा बड़ा। जहां बोन क्या हो, एक तरह से बड़ा स्पेस लेता हो, उसके अंदर इस तरह से बोन रहता हो, ये मतलब इसमें क्या है? खाली खाली स्पेस। इसी में क्या होता है? ब्लड का निर्माण। इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तो बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन ये कब? जब इंसान एडल्ट हो जाता है। एडल्ट मतलब क्या? जब खाना पीना चालू हो जाता है। बच्चों में बोन मैरो में नहीं होता है, क्योंकि बच्चों की हड्डियां क्या होती है? छोटी छोटी, पतली पतली। और जब ऑर्गन का डेवलप भी नहीं होता है बच्चों में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो स्टेज, या कहते हैं जाइगोट स्टेज। एम्ब्रियो स्टेज के बाद जब बच्चा का क्या अंग का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उस समय ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो देखिएगा, जब मानव के शरीर का अंग का निर्माण हुआ ही नहीं है, अंग का निर्माण नहीं हुआ, तो मानव के शरीर के जो परत होती है वो टोटल तीन परत में पाए जाते हैं। कितने परत? 3 परत। ये हम कब का स्टेज बता रहे हैं? जब ऑर्गन नहीं बना, ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, अंग का विकास नहीं हुआ, तब मानव में 3 लेयर पाए जाते हैं, 3 परत पाए जाते हैं। और ये तीनों परत क्या क्या होता है इसको समझना। जो सबसे बाहर परत होता है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। और यही आगे जाकर के स्किन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? स्किन। तो त्वचा का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्मल ऑर्गन से। किससे? एक्टोडर्मल ऑर्गन। ऑर्गन यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह अंग के पहले का फॉर्मेशन ये था। अभी सब चीज क्या है? यही चीज है। इसी से आपका अंग का निर्माण होगा, इसी से आपका पूरा चीज स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। तो अंग बनने से पहले हमारा जो शरीर था वह 3 परत में था। कितने परत में? 3 परत में। सबसे बाहर वाला परत को क्या बोलती है? एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म आगे चल के किस चीज का निर्माण करता है? त्वचा का। क्या चीज का? त्वचा। तो ये त्वचा क्या है? एक अंग है। त्वचा क्या है? अंग क्या है? त्वचा क्या है? अंग। क्वेश्चन आ जाए, त्वचा का निर्माण कहां से हुआ? किस परत से हुआ? तो बताइए क्या? एक्टोडर्म। हिंदी में भी लिखिएगा एक्टोडर्म। हिंदी में क्या? एक्टोडर्म। ऑप्शन में रहेगा एक्टोडर्मल ऑर्गन। कौन सा? एक्टोडर्मल ऑर्गन। तो याद रहेगा एक्टोडर्मल किसका फॉर्मेशन किया? त्वचा का। अब देखिए, जो बीच वाला लेयर है इसको बोलते हैं मीजोडर्मल। मीजोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म। और जो सबसे अंदर है इसको बोलेंगे इंडोडर्म। क्या बोलेंगे? इंडो। इंडो मतलब क्या? अंदर। तो सबसे अंदर भाग के इंडोडर्म। मीजोडर्म जो है यहाँ निर्माण करता है ब्लड का। क्या? ब्लड और हार्ट। हार्ट मतलब क्या? हृदय। तो क्वेश्चन आ जाएगा, ब्लड या हार्ट का निर्माण
किस अंग से हुआ है, किस परत से हुआ है, तो मीजोडर्म। किस परत से? मीजोडर्म। मीजोडर्म से ही आपका ब्लड और हार्ट का निर्माण हुआ है। और ये इंडोडर्म से निर्माण होता है आपका लंग्स का, लंग्स समझ रहे हैं, फेफड़ा, आपका किडनी का, ये सब का निर्माण होता है। या कुछ ग्लैंड्स का, ग्लैंड समझते हैं, ग्रंथि, कुछ ग्रंथि का, जैसे में आप थायराइड ग्रंथि का नाम सुने होंगे, थाइमस ग्रंथि का नाम सुने होंगे, तो कुछ ग्रंथियां का निर्माण आपका इंडोडर्म करता। तो आप बताइए ब्लड का निर्माण किस परत से हुआ है? मीजोडर्म। इसीलिए कभी क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड का निर्माण क्या परत से हुआ है? यस हुआ है। किस अंग से हुआ है? तो ब्लड एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। क्या अंग है ब्लड? हाँ है, क्योंकि निर्माण इनिशियल वहीं से होता है। तो ब्लड कैसा ऑर्गन है? मीजोडर्मल ऑर्गन है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि रक्त एक, ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। मीजोडर्मल अंग है। हिंदी में लिखिएगा, रक्त एक मीजोडर्मल अंग है। 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 ठीक है, इस 3 पॉइंट को समझ में आ गया कि रक्त के बारे में अध्ययन करना क्या? हिमेटोलॉजी। ब्लड कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सेल कनेक्ट होता है, जुड़ता है। ब्लड कैसा ऑर्गन है? मीजोडर्मल। क्यों मीजोडर्मल ऑर्गन बोले? कारण है क्योंकि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? मीजोडर्मल लेयर से हुआ है। कहाँ से हुआ? मीजोडर्मल लेयर से, मीजोडर्म लेयर से। स्किन का निर्माण कहाँ से हुआ? एक्टोडर्म से हुआ। लंग्स का निर्माण कहाँ से हुआ? इंडोडर्म से हुआ। तो हमारा जब फॉर्मेशन हुआ है, इंसान का फॉर्मेशन हुआ, इंसान का ऑर्गन का निर्माण हुआ, तो उस ऑर्गन के निर्माण से पहले ही आपका जो कितने शरीर का कितने लेयर थे? 3 परत। पहला एक्टोडर्म, सबसे बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाला को क्या? मीजोडर्म, और अंदर वाला को क्या? इंडोडर्म। यहां तक उतार लीजिए। ठीक है, दे देते हैं 30 सेकंड टाइम। उतार लिए? 30 सेकंड बहुत काफी हो गया, 2 सेकंड देते ना, समझाते रहते, उतार लेती हो तुम लोग। हाँ, वो तो फिर अलग चीज हो गया, अभी नहीं। वो जब फॉर्मेशन, ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लगता है तब अब नाम चेंज होता है। ये ऑर्गन का इन पहले की बात है, जब अंग आपके बना ही नहीं। ठीक है, ऑर्गन डेवलप होने लगता है जैसे जाइगोट होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो 5 महीना के बाद ऑर्गन क्या हो? डेवलप होते रहेगा। ठीक है, इसीलिए सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर बोलता है कि ऑर्गन डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जिसे हम बोलते हैं, सोनोग्राफी। चलिए आगे बढ़े। नहीं, कहाँ उतार रही है? हाँ, देख, नहीं, वो तो वो स्किन को देखिए, उसे तो डर्म सब में है, डर्म है ना सब में। तो डर्मोलॉजी यहाँ पर ये स्किन नहीं, यहाँ ये बताएं कि स्किन का फॉर्मेशन एक्टोडर्म लेयर से हुआ है। एक्टोडर्म लेयर से। त्वचा के बारे में अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, डर्म मतलब क्या हो गया? स्किन। तो यहाँ पहले जब अंग ऑर्गन बना नहीं, तो पहले जो अति स्ट्रक्चर था, जाइगोट के बाद जेसी फेटिस बनता है, वह कैसा स्ट्रक्चर रहता है? परत के, स्किन के फॉर्म में रहता है। तो क्या सब स्किन है? नहीं, जो हमारा त्वचा का निर्माण बाहरी परत से होता है, और इस बाहरी परत को एक्टोडर्म कहते हैं। जो बीच वाला परत था उसको हम क्या बोलते हैं? मेजोडर्म।
क्या बोलते हैं, मेजोडर्म, और जो सबसे अंदर परत है उसे एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से ही स्किन का निर्माण करता है। तो एक्टोडर्म वाला ये नहीं समझिएगा कि पूरा का पूरा स्किन है, ठीक है। एक्टोडर्म लेयर था ऑर्गन बनने से पहले। अब ऐसे समझिएगा तो बीच वाला भी क्या है, स्किन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी डर्म है ना, इसमें भी क्या है, डर्म है। तो ऑर्गन बनने से पहले ये एक परत था, स्किन का क्या था, परत था। तो त्वचा का निर्माण एक्टोडर्म से हुआ। और त्वचा के बारे में पढ़ना डर्मेटोलॉजी। और जो त्वचा संबंधित बीमारी है तो कहाँ जाइएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। डर्मेटोलॉजिस्ट इज ए डॉक्टर, डर्मेटोलॉजी इज ए स्टडी अबाउट, मतलब जिसके बारे में कोई भी स्टडी, आप स्टूडेंट है स्टडी कर रहे हैं, स्किन के बारे में पढ़ना क्या होता है, डर्मेटोलॉजी। इसके बारे में पढ़िएगा तो कम से कम लग जाएगा 4 साल MBBS करने में। उसके बाद और आपको 4 मिनट में पढ़ना है, ठीक है। आगे समझ में आया यहां तक। आप यहां समझिए कि ब्लड जो है वह होना कितना चाहिए, ठीक है। अगर एक मेल है, मेल समझते हैं कि नहीं, कैसा मेल, एडल्ट, कैसा है, एडल्ट। तो एडल्ट में कम से कम ब्लड होना चाहिए कितना, 5 से, मतलब आप यहाँ 5.5 से 6.5 लीटर कर देते हैं, इतना ब्लड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फीमेल है, फीमेल यानी फीमेल भी एडल्ट होनी चाहिए, तो फीमेल में ब्लड होना चाहिए, ठीक है, आप 4.5 से 5.5 कर देते हैं, मतलब आधा से 1 लीटर। महिलाओं में ब्लड क्या होती है, कम होता है। और कम होने के कारण क्या है, ठीक है, कम होने के कारण है क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम मासिक चक्र धर्म बोलते हैं। और ये क्या होता है आगे समझ में आएगा, पर समझिएगा कि मेल के कंपेयर में फीमेल का जो है ब्लड होता है कम। आप ये याद रखिएगा, जो ब्लड होना चाहिए मानव के शरीर में कुल वजन का 7%। जैसे आपका वजन कितना है, महिलाओं का वजन कितना होता है 50 kg, तो 50 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 5 = 35, यानी 50 का 7% 3.5 लीटर। कितना, कम से कम 3.5 लीटर ब्लड होना चाहिए, ये ना कि 2.5 लीटर है, तब दिक्कत है। अब वजने है 30 kg, तो कितना ब्लड होगा, 2.5 लीटर ब्लड होगा। ले दे के 2 गिलास होता हुआ, तो कम से कम क्या, कुल वजन का 7% क्या होना चाहिए, रक्त होना चाहिए। वो हम बताते हैं, यूनिट होता है, और सब बताएंगे ना, बैठे रहो, ये इसमें से एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा, सब आ जाएगा। जो दिमाग में अभी अटपटा लग रहा है कि ये होता वो होता, सब आ जाएगा। खत्म होते होते तुम लोग चलते फिरते डॉक्टर बन जाओगे, ये गारंटी है कि चलते फिरते डॉक्टर बन जाओगे, अपने बारे में जान जाओगे कि हाँ इतना है, हमको ये चीज़ दिक्कत है, यहाँ जाना है, नहीं जाना, ये भी समझ में आ जाएगा। तो ब्लड कितना होना चाहिए, कुल वजन का 7%, इतना कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब इतना भी ना है तो खाओ पियो, इसमें हम क्या करें। अब देखिए, ये तो हो गया मेल और फीमेल की बात। अगर यहाँ बोला जाए कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन समझते हैं, निर्माण, तो ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो हम क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो हड्डियां होती है उसी में अस्थि मज्जा पाया जाता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, इसे हम बोन मैरो बोलते हैं। ये है आपका बड़ा बड़ा बोन हड्डी, इसे बोलते हैं बोन मैरो, BM, बोन मैरो। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन ये बताइए, बोन मैरो कितना, हम लोग को बोन मैरो है ना, जो बच्चा जो जन्म लिया उसमें बोन मैरो रहता है नहीं, छोटी छोटी हड्डियां रहती है। मोर देन 300 बोन्स पाए जाते हैं बच्चों में। तो अगर बच्चों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है ये पूछ दिया जाए तो अब ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में बोन मैरो होता ही नहीं है। बोन मैरो क्या एडल्ट में होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों में ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, तो आपको आंसर होना चाहिए लीवर। क्या होना चाहिए, लीवर। तो लिख लीजिए पॉइंट दे करके, बच्चों में ब्लड का निर्माण, बच्चों में रक्त का निर्माण, बच्चों में रक्त का निर्माण
लीवर में होता है। बच्चों में रक्त का निर्माण लीवर यानी यकृत, यकृत समझते हो ना, लीवर में होता है। बच्चों में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। बच्चों में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, आगे दिमाग में यही आ रहा था। है? जैसे एडल्ट हम किसको बोलते हैं, 18 के एडल्ट बोल देंगे तो समय अति मत देखो। एडल्ट 12 साल के बाद आप आ जाइएगा किस में, किशोरावस्था में। ठीक है, अभी 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 आप क्या है, एडल्ट हैं, एडल्ट खत्म। अब है, हाँ बस 2-4 साल बाद बूढ़ा आदमी होगा। 12 साल 13 साल के बाद। ठीक है, हम ये बताएं, अगर बोन मैरो जहां जहां बोन्स इस तरह से बोन्स पाए जाते हैं, ब्लड का निर्माण तो यहाँ होता है, इस बड़ी बड़ी बोन है, यहाँ ब्लड का निर्माण हो गया, तो ब्लड बॉडी में आएगा कैसे, आएगा ब्लड बॉडी में? ये तो ब्लड का निर्माण हड्डी में हो गया, तो बॉडी में कैसे आता है? क्योंकि ये इसमें पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र, यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाता है। छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जहां से ब्लड क्या होती है, बोन से बाहर निकलता है। ठीक है, नहीं चिकन वगैरह खाए हो तुम लोग, मटन वगैरह, ठीक है, नहीं निकलता ऐसे ठोकते हो बोन मैरो में नहीं। जिसे बोलेगा कि हमको अति दीजिए, क्या दीजिए जी, रान, लेग पीस, तो उसमें क्या बोन मैरो, बोन क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, क्या रहता है वो, क्या रहता है बोन मैरो, और बोन मैरो में क्या रहता है, ब्लड, तो ठोकते हो इसे। है, ताकत कुछ नहीं मिलता है। ताकत मिलो, खाओ सैलेड खाओ, अनार खाओ, इससे ताकत मिलेगा। ठीक है, उससे ताकत मिलेगा जी। चलो यहाँ देखो, तो इसे क्या हो गया, बच्चों का जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। आगे यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पूछे कि सर वहां पर 11-12 रहता है। हाँ रहता है, क्योंकि मेल में जो ब्लड होना चाहिए 13 से 15 यूनिट होना चाहिए। कितना यूनिट, 13 से 15। वहां लीटर में है, क्योंकि एक यूनिट बराबर होता है ऑन एवरेज 450 ml। अगर आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट किए हैं तो कम से कम लगभग आधा लीटर आप दे दिए। कितना लीटर, 500 ml आधा लीटर के बराबर होता है ना। तो यहाँ लग 1 यूनिट में कितना, 450 ml। कहीं कहीं आपको 350 ml भी देखा जाता है कि 300 ml दिए हैं, 350 ml दिए हैं, 400 ml दिए हैं। और डिपेंड करता है कि आप कितना दान करने के कैपेसिटी रखते हैं। दान करना चाहिए, ब्लड दान करने से आपके बॉडी में ब्लड बन जाएगा, ये नहीं कि ना बनेगा। ठीक है, तो ब्लड आपके बॉडी में बन जाएगा, तो दान करने लायक है तो कीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो मेल में कितना होना चाहिए, 13 से 15। आप फीमेल में लगभग ठीक है 12 से 13 यूनिट है तो सही है, और इससे कम है तो थोड़ा दिक्कत की बात रहती है, थोड़ा कमजोरियां रहती है, ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं होता। किसी किसी का 8 यूनिट भी रहता है, तो 8 यूनिट मतलब क्या, बहुत कम। ठीक है, 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौको 32, लगभग 3-3.25 लीटर ब्लड है, तो कम से कम 4 लीटर रखो। ठीक है, और 3 और 3.5 लीटर जिसका ब्लड रहता है, वैसी महिलाएं, उन्हीं लोग ब्लड को अति आवश्यक होता है। तो ब्लड कहाँ से लेती है उन लोग, जिसका ब्लड कम है, बाल वजह से, जनरली हस्बैंड से लेती है ना। देखो ये बोल दी, जान गई, खून चूस के। ठीक है, इसीलिए महिलाएं खून चूसती है ना, ऐसा नहीं है। इन लोग का फिजिकली ऐसा है, बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन लोगों में ब्लड कम रहेगा। मेल के कंपेयर में हर चीज कम। ठीक है, वजन में भी कम, अंग के वजन में भी कम, टोटल वजन भी कम। ठीक है, हाँ, दिमाग में कम नहीं, दिमाग के वजन में कम। दिमाग का वजन महिलाओं में कम होता है, लगभग हम लोग का जो वजन होता है उससे लगभग 100 से 150 ग्राम इन लोग में कम होता है। तो कहेंगे कि दिमाग 100 ग्राम कम, दिमाग का वजन 100 ग्राम कम, दिमाग नहीं।
ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। यहां तक तो हो गया। आप देखिए ये जो मेजरमेंट करते हैं, जैसे मानव ब्लड का मेजर करेंगे ना कि कितना लीटर है कि कितना यूनिट है, इसको हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। हीमोसाइटोमीटर तो याद आ जाएगा, लिखेगा कि मानव रक्त का मापन, मानव रक्त का मापन हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। मानव रक्त का या रक्त का मापन, मापन समझते हैं ना, तौलना, नापना। तो जैसे आलू तौलने गए हैं तो किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। डिस्टेंस करते हैं तो मीटर या किलोमीटर में, तो इस मापन हो गया कि किलोग्राम क्या हो गया, मापन। तो यहाँ पर इसका मेजरमेंट होता है हीमोसाइटोमीटर। मानव रक्त का मापन हीमोसाइटोमीटर में किया जाता है। मानव रक्त का मापन हीमोसाइटोमीटर में किया जाता है। मानव रक्त का मापन हीमोसाइटोमीटर में किया जाता है। किस में करते हैं, हीमोसाइटोमीटर। आगे आगे बढ़े, हो गया। हीमोसाइटोमीटर एक मेजरमेंट है जो मानव रक्त, लेकिन मानव रक्त का ब्लड का मेजरमेंट हीमोसाइटोमीटर। ब्लड प्रेशर रहेगा तो स्पिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर अलग हो चीज है, क्यों, क्योंकि वह आपका बॉडी में वेसल्स में, नस में कितना ब्लड फ्लो हो रहा, किस स्पीड से, उसका मापन स्पिग्मोमैनोमीटर जो नहीं लग रहा था आला जैसा, उससे करते हैं। यहाँ ब्लड सिर्फ लिखे हैं, तो ये याद रखिएगा। अगर ब्लड प्रेशर लिखा जाए, रक्त दाब, तो आंसर चेंज हो जाएगा। आगे देखिएगा, ब्लड क्या है, ब्लड आम्ल है कि क्षार है, वो भी पढ़ाएंगे, अभी नहीं। आम्ल है कि क्षार है, ब्लड क्या है, क्षार है। क्यों, क्योंकि ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अब हम अभी एसिड बेस खत्म किए हैं, 7 से ज्यादा तो कैसा नेचर, क्षार। कैसा नेचर, क्षार। तो लिखिएगा ये एल्कालिन नेचर का होता है। एल्कालिन नेचर क्यों लिखे बताइए, क्षारीय प्रकृति। यहाँ हम बेसिक नेचर नहीं लिख करके एल्कालिन लिख दिए, बेसिक भी लिख सकते थे। बेसिक मतलब भी क्या होता है, क्षार। एल्कालिन मतलब क्षार। यहाँ एल्कालिन लिखने का अर्थ हुआ कि ब्लड पानी में घुलनशील है। कहीं भी एल्कालिन लिखा रहे तो समझिए वह सॉल्यूशन पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको एल्कालिन प्रकृति का या क्षारीय प्रकृति कहते हैं, क्योंकि ब्लड के पूरे पानी में घुल जाएगा। देखिए ब्लड, थोड़ा सा ब्लड मार के पानी में डालना, 2 बूंद देखना, पानी में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, इसीलिए ब्लड का किस नेचर का है, एल्कालिन बोला जाता है, क्षारीय प्रकृति का बोला जाता है। ब्लड का पीएच मान 7.4। ब्लड का निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, ब्लड के बारे में अध्ययन करना, हेमाटोलॉजी। ब्लड संयोजी ऊतक है, ब्लड को मेसोडर्मल अंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ब्लड का मापन मेसोडर्मल हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। मेल में ब्लड होना चाहिए 5 से 6, 5.5 से 6 इस तरह से होना चाहिए, और फीमेल में कम। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आ जाइए मेन पार्ट। ब्लड में 2 पार्ट होते हैं। ब्लड का मेन 2 पार्ट होता है। एक होता है सॉलिड पार्ट, पहले इधर लिख लीजिए लिक्विड। एक होता है लिक्विड पार्ट, तरल भाग। एक होता है तरल भाग। रक्त का सामान्यतः कितने भाग होते हैं, 2। एक होता है तरल भाग, दूसरा होता है सॉलिड पार्ट, ठोस भाग। ठोस भाग। तरल भाग क्या होता है, तरल भाग 55% होता है। कितने परसेंट, 55%। और रक्त का तरल भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। रक्त में तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग को प्लाज्मा बोलते हैं। और रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%। और ठोस भाग 45% होता है। कितना परसेंट, 45%।
ये ठोस भाग क्या क्या है? ठोस भाग में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ब्लड में टोटल 2 पार्ट होते हैं, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग में प्लाज्मा 55%, ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हो गया। अब आपको ब्लड में क्या पढ़ना है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तब जाके ब्लड कंप्लीट होगा। और कुछ पढ़ना है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप समझती हो? ठीक है। और आगे जाके पढ़िएगा ब्लड ग्रुप के अलावा पढ़ना है कुछ कि ब्लड कौन सा ग्रुप के आप कौन किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं। ठीक है। ये आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके साथी का क्या होना चाहिए, या आपके बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप मिलेगा। ठीक है। ये सब चीजें आप जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना %? 55। और जो सॉलिड पार्ट होता है वो कितना? 45। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये सब के बारे में जानकारी लिखिए। सबसे पहला पॉइंट दीजिएगा। ठीक है। प्लाज्मा। क्वेश्चन आ जाएगा प्लाज्मा क्या है, क्या बताइएगा आप लोग? प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल भाग। रक्त का तरल भाग को भी प्लाज्मा बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। रक्त का तरल भाग, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ठीक है। आगे ये चीज है, रक्त का जो कलर होता है कैसा कलर होता है? हल्का पीला। कैसा? हल्का पीला। कैसा? हल्का पीला। इसमें बताइए, इसमें चीज बताइए आप लोग कि ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर नहीं जानते हैं, ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल। कैसा? लाल। और लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन आ जाए हीमोग्लोबिन क्या है? एक वर्णक है। क्या है? वर्णक कहने का अर्थ हुआ एक पिगमेंट है जिसके कारण रक्त का कलर कैसा होता है? लाल होता है। थोड़ा यहाँ समझिएगा, उसके बाद वो लिखेगा। ब्लड में एक चीज समझिएगा कि ब्लड का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल। किस वर्णक के कारण? हीमोग्लोबिन। यहाँ हीम का अर्थ होता है बाबू, ये देखो, हीम का अर्थ होता है आयरन कंपाउंड। क्या होता है? आयरन कंपाउंड। तो क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड में कौन सा यौगिक या कौन सा आयन रहता है? आयरन। ब्लड में कौन सा आयन रहता है? आयरन। कौन से यौगिक पाए जाते हैं? आयरन, लोहा। और ये ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो ब्लड में कौन सा वर्णक पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल। समझ में आया? ठीक है। और ये हीम का अर्थ क्या हो गया? आयरन। क्वेश्चन, हमारे जो इन्वायरमेंट में आयरन जो है 2 स्टेट में पाए जाते हैं। 2 ऑक्सीजन स्टेट में आयरन पाया जाता है, एक Fe+2 और एक Fe+3। केमिस्ट्री कभी पढ़े हैं? नहीं? नहीं। तो हमारा आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो आयरन जो है, आयरन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। एक होती है क्या? Fe+2 और Fe+3। तो Fe+2 जहां रहेगा वहां पढ़िएगा कि ये फेरस है। क्या है? Fe+2 को फेरस बोलते हैं और Fe+3 को फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक। हमारे ब्लड में जो लोहा रहता है वह Fe+2 के रूप में रहता है। किस रूप में? Fe+2। तो बताइए फेरस के फॉर्म में है कि फेरिक के फॉर्म में?
तो हमारा जो ब्लड में लोहा किस फॉर्म में है, फेरस के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन आ जाए कि मानव के रक्त में आयरन लोहा किस रूप में रहता है, फेरस में। कौन सा यौगिक है, आयरन है। किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन। किसके कारण, तो ये जहां ब्लड लिखे हैं वहां लिख लीजिएगा, इतना जगह है आपके पास, लिखवाइए को जी, लिख लो। बता देती दिए कि मानव का जो ब्लड का कलर है वो लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम मतलब क्या हो गया, आयरन। अब बताइए इसके साथ क्या रहता है, ऑक्सीजन। क्या रहेगा, ऑक्सीजन है, ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन। और आयरन के कांटेक्ट में क्या है, ऑक्सीजन। तो जैसे आप आयरन को बाहर में छोड़िए, ऑक्सीजन स्टेट करेगा, तो आयरन में क्या होता है, रस्टिंग आ जाता है, जंग आ जाता है। रस्टिंग क्या लोहा क्या होता है, लाल नजर आने लगता है। तो यहाँ आयरन के कारण ही जो है ब्लड लाल रंग का होता है। और आयरन कहाँ पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पिगमेंट में। तो क्वेश्चन आता है किस वर्ण के कारण ब्लड लाल होता है, हीमोग्लोबिन। आप लोग के पास टाइम अच्छा खासा है पढ़ने का, समझी। इसीलिए करो या मरो की स्थिति है, डू एंड डाई, ठीक है, समझी। टीचर बन जाएगी तो सोचो कितना 8वां वेतन लागू हो जाएगा। फिर ऐसी जाएगी हेलीकॉप्टर से, नहीं अभी पैदल जाना मुश्किल है। पहले ये नहीं, पहले सोचो कि हम कितना घंटा काम करेंगे जॉब के बाद, उतना ही घंटा अब ये से करना शुरू कर दो। नहीं, अब ये मान लो कि हम टीचर है, कैसा टीचर है, सरकारी। कितना घंटा, 8 घंटा काम, 8 घंटा घर में बैठ के पढ़ो ना, कैसे होगा। और वहां पर ही ना देगा। अब ये से आदत बना लो, काहे ना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अभी 2 घंटा पढ़ोगे, अरे 2 घंटा क्लासों में तो भी बैठे हैं, तो ये सब जोड़ोगे तो दिक्कत है। पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, कोई उपाय नहीं है। और वहां लगेगा कि पैसा मिलेगा तब कब करेगा, अब ये करना पड़ेगा तब ना पैसा मिलेगा। तुक्का मारेगा, कोई उपाय ना है, तुक्का वो होगा, बन जाएगा, देखिएगा कैसे कैसे होगा। हम तो एक्सप्रेस दहले रहते हैं। अब तुम लोग 1 महीना सही से बैठ जाओ तो आधा चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन खाली क्लास छोड़ के देखो, तीसरा दिन आओ पता चलेगा कुछ और ही स्टार्ट है, ठीक है। नहीं तो ये मेरे क्लास में आप सेंड करोगे तो सोच करके करना, हम ना देखते हैं कि 4 गो कि 3 गो कि 2 गो है, खत्म कर देंगे, ठीक है। ब्लड का पीएच 1 कितना होता है, 7.4। और 7.4 के कारण ये कैसा नेचर, एल्कालिन। ये बता दीजिएगा ना कि ब्लड में कौन सा आयरन है, फेरस। कौन सा, अगर डीपली क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड में लोहा तो है, हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन किस रूप में है, फेरस। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe+2 होता है, और Fe+2 जहां रहेगा उसको हम फेरस पढ़ेंगे। आज के बाद याद रखिएगा, Fe+3 जहां रहेगा उसको फेरिक। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन यहां भी थोड़ा समझ जाइए। अब आइए कि ब्लड का कितने भाग, 2, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में कितना, प्लाज्मा 55%, प्लाज्मा क्या, प्लस। आप समझिए लिक्विड जो है, तो प्लाज्मा का जो रंग होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्का पीला रंग। कैसा, हल्का पीला रंग। प्लाज्मा का जो रंग होता है हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है।
अब ये हल्का पीला, हम बताएं कि अगर रंग है तो उसके पीछे वर्णक है। क्या है? अगर प्लाज्मा का रंग है तो उसके पीछे क्या है? वर्णक है। वर्णक के कारण ही रंग होता है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाए जाते हैं प्लाज्मा में, किस पिगमेंट के कारण इसका हल्का पीला होता है, ये समझना। तो इसमें एक पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें एक वर्णक पाया जाता है, और इस वर्णक को बोलते हैं बिलीरुबिन। क्या बोलेंगे? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक पिगमेंट है। बिलीरुबिन क्या है? एक पिगमेंट है। बिलीरुबिन एक पिगमेंट है जो बनाता कौन है? लीवर। कौन बनाता है? लीवर। बिलीरुबिन लीवर के द्वारा बनता है। लीवर दो ही तरह के वर्णक बनाते हैं, ध्यान से सुन लो। लीवर मात्र दो तरह के वर्णक बनाता है, एक बिलीरुबिन जिसके कारण प्लाज्मा कैसा? पीला। एक बनाता है बिलीवर्डिन। क्या बनाता है? बिलीवर्डिन, जिसके कारण से बाइल जूस होता है, हरा होता है। पित्ताशय आपका हरा होता है। पित्त रस बनाता कौन है? लीवर। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय। तो वह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, पाचन तंत्र का पार्ट है। यहाँ हम सिर्फ बिलीरुबिन के बारे में समझेंगे। बिलीरुबिन बनाया कौन? लीवर। बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का कलर कैसा? हल्का पीला। लीवर इन्फेक्टेड हो गया। लीवर क्या हो गया? किसी तरह से इन्फेक्टेड हो गया, अब वायरस आ गया, फॉरेन पार्टिकल, लीवर धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो गया। बिलीरुबिन ज्यादा बनेगा कि कम? इन्फेक्टेड होने से बिलीरुबिन ज्यादा बनता है। बिलीरुबिन क्या बनता है? ज्यादा। बिलीरुबिन ज्यादा तो ये पीलापन ज्यादा। नहीं समझे? पीलापन क्या हो गया? ज्यादा, क्योंकि बिलीरुबिन के कारण ये क्या होगा? पीला रंग, हल्का पीला रंग होता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बिलीरुबिन क्या होगा? बढ़ेगा। बिलीरुबिन क्या हो गया? बढ़ेगा। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगा, ये पीलापन और बढ़ेगा, और धीरे धीरे आपका बॉडी पीला हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलेंगे? कि आपको पीलिया रोग हो गया। कैसा रोग? पीलिया रोग। तब पीलिया रोग में कौन सा अंग डैमेज होता है? लीवर। क्यों हुआ? क्योंकि लीवर क्या बना रहा है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बढ़ गया, यानी आपका आंख पीला, नाक पीला, स्किन पीला, दांतों पीला था, पीला पीला होने लगता है, स्किन उस्किन सब, आंख पूरा पीलापन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा पीला पीला बॉडी में बन जाएगा। तब पीलापन कौन बनाया सबसे ज्यादा? लीवर। आइए, जल्दी इलाज ना होगा तो लीवर धीरे धीरे हेपेटाइटिस के रूप ले लेगा। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। 4 हेपेटाइटिस होते हैं। कितने हेपेटाइटिस? 4। ए है तो ए को नॉर्मल जॉन्डिस बोला जाता है। नॉर्मल क्या बोला जाता है? जॉन्डिस। यहाँ से आप ठीक हो सकते हैं, ठीक होते भी हैं। नहीं, ठीक है। ज्यादा जॉन्डिस ज्यादा नहीं हो गया कि जॉन्डिस ज्यादा भींग लो मतलब का बहुत दिन हो गया, ठीक है, ठीक नहीं हो रहा है, तो लीवर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो हल्का पीला रंग किसमें? प्लाज्मा में किसके कारण से होता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के कारण ही प्लाज्मा के कारण हल्का पीला रंग होता है। अब बिलीरुबिन बढ़ने के कारण कौन सा बीमारी होती है? जॉन्डिस। कौन सा बीमारी? जॉन्डिस। क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं? ठीक है। तो यहां तक उतार लीजिए, अब लिखवा देते हैं एक सेंटेंस में। बिलीरुबिन क्या है? पिगमेंट है। आगे बैठ जाए, कैमरा के सामने मत बैठा कीजिए, दिखिएगा फिर नहीं।
हो गया, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लीवर के द्वारा बिलिरुबिन की मात्रा, सेंटेंस में जिनको लिखना लिख लीजिएगा। लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण पीलिया रोग, पीलिया रोग, जॉन्डिस, पीलिया रोग, जॉन्डिस होता है। पीलिया रोग, जॉन्डिस होता है। लीवर के द्वारा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से, लीवर के द्वारा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से, लीवर के द्वारा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा बीमारी? जॉन्डिस, पीलिया रोग हो जाता है। जिस बिलिरुबिन की क्वांटिटी 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन, अगर आपको डॉक्टर चेक करेगा कि आपको जॉन्डिस है कि नहीं है, तो क्या टेस्ट करेगा? ब्लड। क्या टेस्ट करेगा? ब्लड। ब्लड में क्या टेस्ट करेगा? प्लाज्मा कि आरबीसी? प्लाज्मा। तो ब्लड, कोई बीमारी में क्या टेस्ट होता है? ब्लड। आप टेस्ट दिमाग डिपेंड करेगा टेस्ट क्या हो रहा है। अगर यहाँ सिर्फ जॉन्डिस टेस्ट करवाना है तो टेस्ट क्या होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में देखेगा कि बिलिरुबिन कितना है, बिलिरुबिन की क्वांटिटी कितना है। बिलिरुबिन की क्वांटिटी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए? कम। अगर 7-8 चला जाता है ना तो थोड़ा डेंजर स्थिति होता है। अब यहां देखिएगा, समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यहां से क्वेश्चन आता है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का संगठन, प्लाज्मा में क्या क्या रहता है? देखिएगा प्लाज्मा का संगठन, प्लाज्मा में है तो है क्या? यहां से क्वेश्चन किन्हीं को पूछना है कि हम पूछें? हम पूछें आप लोग? नहीं, अभी हम आपको बताएं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रखते। ब्लड का कलर कैसा? लाल। लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और प्लाज्मा का कलर कैसा? पीला। पीला। प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। सबसे ज्यादा ब्लड में क्या है? प्लाज्मा। बताइए, प्लाज्मा पीला और ब्लड लाल, ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तो प्लाज्मा है। सबसे ज्यादा क्या है? प्लाज्मा है। और प्लाज्मा पीला रंग का है और ब्लड लाल क्यों है? पीला होना चाहिए। तो ठीक है, पिगमेंट के कारण। तो इसमें भी तो पिगमेंट है। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? पीलापन है। तो इसमें पीलापन ज्यादा है, प्लाज्मा में 55% है। और ब्लड में क्या है? मात्र लाल है, ठीक है। वो भी 45% में ही आता है, ठीक है। तो प्लाज्मा, ब्लड का कलर फिर लाल कैसे हो गया है? वो तो वही हुआ बात, ठीक है। पीला क्यों नहीं हुआ? पीला नहीं होने के कारण ये है बाबू कि प्लाज्मा में पानी सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। पानी 90%, 90 से 92% पानी होता है। क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा में पानी कितना होता है? 90 से 92%। इसमें पानी ही रहता है, इसका पीलापन बहुत कम मात्रा में रहता है। हम बोले कि प्लाज्मा में 1 से कम रहेगा, 1 से क्या रहेगा? कम रहेगा बिलिरुबिन, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड जो है इस पर डिपेंड नहीं करता। ब्लड का कलर किस पर डिपेंड नहीं करता? बिलिरुबिन पर डिपेंड, वह हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी, आरबीसी मतलब ब्लड। आरबीसी ज्यादा तो ब्लड ज्यादा, आरबीसी कम ब्लड कम। आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन, क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कहने का अर्थ हुआ ज्यादा तो ब्लड ज्यादा, हीमोग्लोबिन कम तो ब्लड कम। डॉक्टर बोल देगा कि कभी कभी आपसे वर्णन कर देगा हीमोग्लोबिन कम है, कभी कभी बोल देगा खून कम है। कंफ्यूज रहेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त क्या है। कभी कभी बोलेगा ब्लड कम है, कभी कभी बोलेगा हीमोग्लोबिन कम है। तो हीमोग्लोबिन कम कहने का अर्थ क्या? ब्लड कम। इसका अर्थ ही ना हुआ ब्लड कम। ब्लड में, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या रहता है? पानी। कितना? 90 से 92%। और इसमें कुछ मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे में
कैल्शियम, ये सब आयन पाए जाते हैं, और आयन मात्र 1 से 2% ही रहते हैं। और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन लगभग 8% प्रोटीन पाया जाता है। कितने परसेंट? 8%। तो क्वेश्चन यहां से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट रहता है? 90 से 92% पानी रहता है। आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन कितना रखना है? 8%। और कौन कौन से प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन को याद रखना। क्या? खनिज, मिनरल्स, जैसे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्लोरीन रहता है, कैल्शियम रहता है, पोटेशियम, सब खनिज होता है। तो खनिज 1 से 2%। अब प्रोटीन क्या क्या है, इसमें प्रोटीन क्या क्या पाया जाता है? तो पहला लिखिएगा एल्बुमिन। एल्बुमिन एक क्या है? प्रोटीन है। एल्बुमिन। दूसरा ग्लोबुलिन। दूसरा ग्लोबिनी, ग्लोबिन या ग्लोबुलिन बोलते हैं, ग्लोबुलिन। तीसरा फाइब्रिनोजन। तीसरा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन हो गया। चौथा, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। पांचवा थ्रोम्बिन, पांचवा थ्रोम्बिन। और 6 नंबर फाइब्रिन। फाइब्रिन, फाइब्रिन, ये टोटल प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? 6। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन। ये टोटल के टोटल 8% प्रोटीन रहते हैं। और यहां से क्वेश्चन क्या आता है ये समझना है। ये 6 याद रहेगा। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो आप पूरा याद रहेगा तभी बता पाइएगा कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन है तो प्रोटीन का काम क्या है? तो प्लाज्मा का मेन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करना, और रक्त का थक्का जमने में मेन मदद करता है फाइब्रिनोजन। कौन? फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन जो है वह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। कहने का अर्थ हुआ मेन कंपोनेंट है। अगर ये 1 2 3 4 ये चारों प्रोटीन जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। डायरेक्ट फाइब्रिनोजन नहीं बनता है, उससे पहले फाइब्रिन रहता है, और फाइब्रिन भी डायरेक्ट नहीं बनता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन ब्रेक करता है, फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन से क्या बनता है? फाइब्रिनोजन। जब क्लॉट पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। बशर्ते ये जाना है ये 4 प्रोटीन जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? ये चारों, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन। मेन कौन सा है? मेन कंपोनेंट कौन सा है? फाइब्रिनोजन। मेन कंपोनेंट कौन सा है? फाइब्रिन। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? आंसर क्या आ जाए? फाइब्रिनोजन। कौन सा? अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो क्या रहेगा? थ्रोम्बिन। क्या रहेगा? ये ऑप्शन में ना रहे तो क्या रहे? फाइब्रिन। या ना रहे तो क्या रहेगा? प्रोथ्रोम्बिन। तो ये चारों याद रखिएगा,
चारों जो है ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा हुआ? प्रोटीन। कौन कौन प्रोटीन? ये चारों। आप बुक पढ़िएगा तो सिर्फ ये वाला चर्चा रहेगा कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का जमता है, लेकिन बीपीएससी यदि एक से अधिक ऑप्शन दे देगा, ये भी देगा ये भी देगा, तो क्या बनाइएगा? ऑप्शन डी। सबको समझ में आ रहा है? कि खाली उतारम विद्या हो छे? चलिए, तो क्वेश्चन कि ब्लड में सबसे, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या? सबसे ज्यादा पानी। 90 से 92% क्या? पानी। 1 से 2% क्या? खनिज। और प्रोटीन कितना? 7 से 8% प्रोटीन। और मेन प्रोटीन क्या है? रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। एल्बुमिन, ये एल्बुमिन क्या करता है? आपका एंटीबॉडी बनाता है। ये कोरोना काल में देखिएगा, लोग प्लाज्मा डोनेट करते थे। प्लाज्मा क्या करते थे? डोनेट। जिसका प्लाज्मा जो है कोरोना वायरस से अटैक कर लिया था, लड़ गया था कि इसका प्लाज्मा अच्छा है, तो इसका एंटीबॉडी सही है, तो ये प्रतिरक्षी तंत्र एंटीबॉडीज को बनाता है। कौन? एल्बुमिन। और ये प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये लोग प्लाज्मा, केजरीवाल क्या होता है? प्लाज्मा का अथी बनाया था। अलग बात है सक्सेस नहीं हुआ था। प्लाज्मा डोनेट कैंप बनाए थे। कौन? केजरीवाल। दिल्ली में लोग प्लाज्मा डोनेट करते थे। ठीक है, तो क्यों डोनेट किया जाता था? क्योंकि ये एल्बुमिन प्रोटीन जो है प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। एंटीबॉडी मतलब क्या? प्रतिरक्षी, लड़ने वाला काम। आपका एंटीबॉडी सही है कि नहीं है, कि थोड़ा सा निकले धूप में तो काय करने लगे, मतलब छींक आ जाना, खांसी आ जाना, तुरंत आपको अटैक कर देना, बाहर का फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया। किसी किसी को होता है कि भीड़ से भी पूरा एलर्जी होने लगता है। नहीं, थोड़ा सुन ठंडा मारा, सर्दी जुकाम आ गया। ठीक है, आला सुता के हाँ माला, यही ना, थोड़ा सुन काम कर लोगे ठंडा में तब बुखार आ गया, तो मतलब एंटीबॉडी क्या है? कमजोर है। एंटीबॉडी क्या है? कमजोर है। तो एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन। बाकी ये याद रखिएगा, मेन प्रोटीन कौन सा है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन। अगर फाइब्रिनोजन ऑप्शन में ना रहेगा तो ये तीनों याद रखिएगा, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये सब क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो याद रहेगा कि प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोजिशन है? सबसे ज्यादा पानी, खनिज और प्रोटीन। प्लाज्मा गड़बड़ाया तो खेल खत्म नहीं, शुरू। खत्म कैसे होगा? बीमारी शुरू हो जाएगा। बीमारी क्या हो जाएगा? शुरू होता है। यहाँ पर ये हल्का पीला रंग होता है, किसके कारण? बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन ज्यादा तो जॉन्डिस। बिलीरुबिन ज्यादा, जॉन्डिस। क्यों? क्योंकि पीलापन ज्यादा हो जाएगा। और बिलीरुबिन ज्यादा कब बनता है? जब लीवर क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड। तो क्वेश्चन आता है, पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। कौन सा? डॉक्टर बोलेगा हल्का खाना खाओ, ठंडा खाना खाओ, थोड़ा सॉफ्ट खाओ, हल्का गीला चावल खा लो, चल जाएगा। मसाला वाला खाना क्यों? क्योंकि लीवर को आराम देना है। लीवर को क्या देना है? आराम। पहले ही खराब करके रख दियो। ठीक है, लीवर। लीवर बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, इंटरनल सबसे लार्जेस्ट, आंतरिक रूप से सबसे बड़ा अंग बताइए? लीवर। आंतरिक रूप से सबसे बड़ा अंग लीवर। बाहरी रूप से सबसे बड़ा अंग स्किन। स्किन है। स्किन क्या है? अभी बताएं, स्किन क्या है? ऑर्गन है। कैसा? एक्टोडर्मल से निकला हुआ। तो बाहरी रूप से सबसे बड़ा अंग पूछा जाए स्किन, आंतरिक रूप से पूछा जाए लीवर। तो जितना स्किन इंपॉर्टेंट है उतना अंदर रूप से लीवर। लीवर जैसा फंक्शन कोई नहीं करता। चलिए, यहां तक तो हो गया प्लाज्मा। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आरबीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? है? थोड़ा थोड़ा। अभी भी कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा आ रहा है?
समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा आएगा तो दिक्कत है, फिर ना बताएंगे। यहां तक काहे क्वेश्चन काहे नहीं बनेगा? जब पढ़ाया हुआ चीज आ रहा है तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, दौड़ के बनेगा। काहे नहीं याद रहेगा? इतना बोल काहे रहे हैं? चलिए क्या क्या पढ़ाए रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। देखिए ब्लड के बारे में अध्ययन करना, क्या? हिमेटोलॉजी। ब्लड के बारे में अध्ययन करना, हिमेटोलॉजी। ब्लड क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। कैसा ऊतक? संयोजी ऊतक। कैसा ऊतक? बोलेगा ब्लड अंग है, हाँ है। कैसा अंग है? मेजोडर्मल। पूछेगा तब बताएंगे, ऐसे बोलेंगे ना जानते हैं, ऐसे बोलेंगे तो ना जानते। खरखाना बनना है। यहाँ पूछेगा कि अंग है। अगर आप जानते तो हम भी जानते हैं। कैसा अंग है? मेजोडर्म। क्यों? क्योंकि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ? मेजोडर्म से हुआ। आया? लेकिन संयोजी ऊतक आपको सबको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से आगे, मेल में ब्लड कितना होना चाहिए? 5 से 6 ऐसे, और इससे 1 से आधा लीटर कम होना चाहिए फीमेल में। यानी कहने का अर्थ हुआ कुल वजन का 7% ब्लड होना जरूरी है। ब्लड का निर्माण कहाँ? बोन मैरो। लेकिन बच्चों में कहाँ? लीवर। बच्चों में कहाँ? लीवर। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट तो एक मेल में कितना? 13 से 15, फीमेल में कितना? 12 से 13। और ब्लड का मेजरमेंट किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर। ब्लड का मेजरमेंट हीमोसाइटोमीटर। यहां तक हो गया। आगे ब्लड का पीएच मान क्या? 7.4। ब्लड का पीएच मान 7.4। और ब्लड किस नेचर का? एल्कालिन। एल्कालिन क्यों बोले? क्योंकि ये पानी में घुलनशील होता है। पानी में क्या होता है? घुलनशील। और इस ब्लड का रंग कैसा? लाल। कैसा? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीम मतलब क्या? आयरन कंपाउंड। और आयरन किस फॉर्म में? फेरस के फॉर्म में। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है? क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये समझिएगा, ये पीएच मान 7.4 है तो 7.4 ही होना चाहिए, इससे कम ना ज्यादा। और इसको कंट्रोल रेगुलेट कौन करता है? आपका ब्लड का प्लाज्मा। तो क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड का पीएच वैल्यू को नियंत्रित कौन करता है? आंसर होना चाहिए प्लाज्मा। क्या होना चाहिए? प्लाज्मा। अब आ जाइए, ब्लड का कितने भाग? 2, लिक्विड और सॉलिड। यानी ब्लड का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। सॉलिड भाग कितने प्रकार? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा, यानी ब्लड का तरल भाग ही क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा? हल्का पीला। किस वर्ण के कारण? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बनाता कौन है? लीवर। कौन बनाता है? लीवर। लीवर अगर बिलिरुबिन ज्यादा बना देगा तो क्या हो जाएगा? जॉन्डिस। क्या हो जाएगा? जॉन्डिस। नेक्स्ट, अब प्लाज्मा में कंपोजिशन क्या क्या रहता है? सबसे ज्यादा क्या? पानी। 90 से 92% पानी। खनिज कितना? 1 से 2%। 8% में क्या? प्रोटीन। और कौन कौन सा प्रोटीन? यहाँ पर सब प्रोटीन को याद रखना है। पहला क्या? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन। कौन सा प्रोटीन जो है मेन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? ये चारों याद रखिएगा। चारों प्रोटीन जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। और नेक्स्ट चैप्टर पॉइंट लिख लीजिएगा, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। इसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब ये एरिथ्रोसाइट पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, कल से। अब यहाँ से आज इतना ही, ठीक है। लिख लीजिएगा एरिथ्रोसाइट लिख करके, बस आज इतना ही छोड़ दीजिएगा।